हेलो और नमस्कार। स्टडी सॉल्यूशंस कलेक्टिव यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। ये भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिल्कुल। हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 का एक संपूर्ण विश्लेषण। जी हाँ, और ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम धारा 1 से लेकर 50 तक यानी सेक्शन 1 to 50 का गहरा अध्ययन करेंगे। राइट। ये सीरीज खास तौर पर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है जो यूपीएससी, अलग अलग स्टेट के PCS, जुडिशरी या SSC जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम हर सेक्शन को न सिर्फ समझेंगे बल्कि उसके पीछे के क्यों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले BNS की आत्मा को समझते हैं। इस कानून के पीछे का मूल दर्शन क्या है? देखिए, अब तक जो हमारा दांडे कानून था यानी IPC, वो मुख्य रूप से दंड या पनिशमेंट पर केंद्रित था। सही बात है, अपराध हुआ तो सजा दो, फोकस इस पर था। हाँ, लेकिन BNS इस सोच को एक तरह से पलट देता है। इसका फोकस दंड से हटकर न्याय यानी जस्टिस पर है। ये एक बहुत बड़ा एक वैचारिक बदलाव है। इसका मतलब है कि अब कानून का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि पीड़ित के घावों पर मरहम लगाना, उसे न्याय दिलाना और समाज में सुधार लाना भी है। यही है इसका सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। ये कीवर्ड जरूरी है। बहुत जरूरी। एग्जाम्स के लिए ये कीवर्ड बेहद जरूरी है। BNS जिसने 1860 के IPC को रिप्लेस किया है, उसमें कुल 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। और ये लागू कब से हुआ है? ये 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। तो इसका मतलब कानून का चेहरा अब ज्यादा मानवीय हो गया है। सिर्फ सजा का डर नहीं बल्कि सुधार की उम्मीद भी है। एकदम सही। न्याय प्रणाली को रिफॉर्मेटिव यानी सुधारवादी और पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की ये एक ठोस कोशिश है। ठीक है। तो इसी नींव के साथ आइए इस संहिता की पहली धारा से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं धारा 1 से। ये कानून की नींव है, उसका परिचय। इसमें जैसा मैं समझ पा रहा हूं 3 मुख्य बातें हैं। जी। पहली, इस कानून का नाम ये होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरी, इसका विस्तार यानी एक्सटेंड। ये कानून अब संपूर्ण भारत पर लागू होगा बिना किसी अपवाद के। हाँ, और तीसरी सबसे दिलचस्प बात, इसका एप्लीकेशन। हाँ, और यहीं पर इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। इसे थोड़ा समझाएं। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक लंदन में कोई ऐसा अपराध करता है जो BNS के तहत दंडनीय है, तो उस पर भारतीय कानून के मुताबिक भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अच्छा, तो कानून की पकड़ देश की सीमाओं से परे है। बिल्कुल। ठीक है। तो कानून की बुनियाद समझने के लिए उसकी भाषा समझनी जरूरी है, और इसके लिए आती है धारा 2, जो परिभाषाओं यानी डेफिनिशंस के बारे में है। सही। और यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं। जैसे कि सबसे पहला और मैं कहूंगी क्रांतिकारी बदलाव है धारा 2(3) में चाइल्ड यानी बच्चे की परिभाषा। ओके। BNS साफ कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा है। ये एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। पहले ऐसा नहीं था क्या? नहीं, IPC में अलग अलग कानूनों में अलग अलग उम्र थी, कहीं 12, कहीं 16, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता था। अब 18 साल से नीचे सभी बच्चे, सिंपल। इससे बच्चों से जुड़े कानूनों में एक रूपता आएगी। ये तो बहुत जरूरी था। और दूसरा बड़ा कदम आप बता रही थी, वो है धारा 2(10) में जेंडर की परिभाषा। राइट। अब तक कानून में ही शब्द का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता था और अलग से महिलाओं का जिक्र करना पड़ता था, लेकिन अब BNS कहता है कि ही में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों शामिल हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इंक्लूड किया गया है। हाँ, उन्हें कानून में ये मान्यता मिलना एक ऐतिहासिक पल है। बिल्कुल। इसके अलावा कानून ने कुछ बुनियादी शब्दों को और स्पष्ट किया है, जैसे एक्ट या कार्य, जो धारा 2(1) में है। इसका मतलब सिर्फ एक काम नहीं बल्कि कार्यों की एक पूरी श्रृंखला भी हो सकता है। एक सीरीज ऑफ एक्ट्स। एग्जैक्टली। और इसका उल्टा है ओमिशन यानी लोप, जो धारा 225 में है, जिसका मतलब है वो काम न करना जो करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी। इलीगल ओमिशन। जी हाँ। और संपत्ति के मामले में भी मैंने पढ़ा एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है, मूवेबल प्रॉपर्टी
यानी चल संपत्ति। सही। धारा 221 उसकी परिभाषा से कर्पोरियल शब्द हटा दिया गया है। पहले इसका मतलब था ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हैं, टैंजिबल। राइट। अब इसके हटने से इसका दायरा बढ़ गया है और इसमें इनटैंजिबल चीजें भी शामिल हो सकती हैं। सही पकड़ा। और डिजिटल युग को देखते हुए डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, धारा 28 उसकी परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को शामिल कर लिया गया है। ये तो बीएनएस को वर्तमान समय के अनुकूल बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह धारा 3 कुछ सामान्य व्याख्याएं देती हैं। हाँ, वहां एक बड़ा उदाहरण है वाइफ शब्द को स्पाउस से बदलना। इससे कई कानून अब जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं। ठीक है, तो कानून की भाषा सेट हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए कानून जाना जाता है, दंड यानी सजा। धारा 4 इसके प्रकार बताती है। हाँ, और इनका क्रम यानी सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। बीएनएस में 6 प्रकार के दंड हैं। 6? ओके। पहला सबसे गंभीर मृत्युदंड यानी डेथ। दूसरा आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तीसरा है कारावास या इम्प्रिजनमेंट जो साधारण या कठोर, सिंपल या रिगरस हो सकता है। राइट। चौथा संपत्ति की जब्ती फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवा जुर्माना, फाइन। और छठा जो इस कानून में एक नई रोशनी की तरह है, सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस। बिल्कुल। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कम्युनिटी सर्विस जो धारा 4F में है, ये बीएनएस की न्याय वाली फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा। ये पहली बार है कि इसे एक दंड के रूप में शामिल किया गया है। इसका मतलब है छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल भेजने के बजाय उसे समाज के लिए बिना सैलरी के कुछ काम करने की सजा दी जाएगी। मतलब मकसद है सुधार, ना कि सिर्फ कैद। एकदम सही। तो ये किस तरह के अपराधों पर लागू होगा? क्या बड़े अपराधी भी इसका फायदा उठा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे खास तौर पर पेटी ऑफेंसेस यानी छोटे अपराधों के लिए रखा गया है। जैसे पहली बार अगर कोई 5,000 रुपए से कम की चोरी करता है, या किसी की मानहानि यानी डिफेमेशन करता है, या नशे में सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करना, या फिर आत्महत्या का प्रयास करना। इन मामलों में जेल की भीड़ बढ़ाने से बेहतर है कि उस व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। ये वाकई एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम लगता है, लेकिन दंड देने के भी कुछ नियम होते होंगे? बिल्कुल। धारा 5 से 13 इन्हीं नियमों की बात करती है। जैसे धारा 5 और 6 कॉम्यूटेशन या सजा को कम करने के बारे में है। सजा का लघुकरण? जी। सरकार चाहे तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकती है, और कैलकुलेशन के लिए आजीवन कारावास को 20 साल माना जाएगा। मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास के बारे में भी सुना है। क्या बीएनएस में इस पर कोई सीमा है? हाँ, और बहुत सख्त सीमाएं हैं। धारा 11 और 12 के मुताबिक किसी भी कैदी को कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। टोटल 3 महीने? हाँ, और वो भी एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं। ये मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अलावा धारा 13 आदतन अपराधियों यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए इनहैंस्ड पनिशमेंट का प्रावधान करती है, यानी ज्यादा कठोर सजा। बिल्कुल। तो हमने समझा कि कानून क्या है, उसकी भाषा क्या है और वो क्या सजा दे सकता है। लेकिन क्या हर ऐसा काम जो गलत लगता है कानून की नजर में अपराध है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद नहीं। और यहीं पर आता है अध्याय 3 साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस। एकदम सही। इस अध्याय का मूल मंत्र है एक्टस नॉन फासित रेयम निसी मेंसिट रेया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसके पीछे आपराधिक मंशा ना हो। ये पूरा अध्याय उन्हीं परिस्थितियों के बारे में है जहां मेंस रेया यानी गिल्टी माइंड नहीं होता। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है धारा 14 से, तथ्य की भूल या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये कहता है कि तथ्य की भूल माफ है, कानून की भूल नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप कोई काम इसलिए करे हैं क्योंकि आपको फैक्ट गलत पता थे, तो आपको बचाव मिल सकता है। ओके। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एग्जैक्टली। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एक सिपाही जिसे उसका सीनियर ऑफिसर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है। सिपाही ये मानकर गोली चलाता है कि ये आदेश कानूनी है। यहाँ वो तथ्य की भूल में है, इसलिए वो दोषी नहीं है। सही है। और इस लिस्ट में आगे हैं जुडिशियल एक्ट्स। जी। धारा 15 और 16 कहती हैं कि एक जज द्वारा अपनी न्यायिक कैपेसिटी में सद्भावना से किया गया काम अपराध नहीं है। राइट। और इसी तरह
कोर्ट के ऑर्डर पे काम करने वाला, जैसे कि जल्लाद, वो भी अपराध नहीं कर रहा होता। फिर दो बहुत ही प्रैक्टिकल अपवाद आते हैं, दुर्घटना और आवश्यकता, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी। हाँ, धारा 18 एक्सीडेंट की बात करती है। अगर आप एक कानूनी काम कानूनी तरीके से, पूरी सावधानी के साथ और बिना किसी गलत इरादे के कर रहे हैं, सब कुछ लॉफुल है। हाँ, और तब कोई हादसा हो जाए तो वो अपराध नहीं है। जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं और कुल्हाड़ी का फल निकलकर किसी को लग जाता है। और आवश्यकता या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये थोड़ा जटिल लगता है। देखिए, धारा 19 कहती है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर सद्भावना से कोई छोटी हानि कर दी जाए तो वो माफ है। एग्जाम्पल? इसका उदाहरण है कि आग को पूरे गांव में फैलने से रोकने के लिए रास्ते में आने वाली एक झोपड़ी को गिरा देना। यहाँ झोपड़ी गिराना एक छोटी हानि है जिससे एक बड़ी आपदा को टाला जा रहा है। ठीक है, समझ गया। अब बात करते हैं उम्र की। क्या कानून बच्चों को भी उतना ही जिम्मेदार मानता है? बिल्कुल नहीं। कानून बचपन को समझता है। धारा 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। कोई अपराध नहीं? कोई नहीं। इसे कहते हैं डॉली इन कैपैक्स, अपराध करने में अक्षम। उसे पूर्ण सुरक्षा यानी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन 7 से 12 साल के बच्चों के बारे में क्या? यहाँ धारा 21 लागू होती है। इस उम्र के बच्चे के लिए यह देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर इतनी समझ थी कि वो अपने काम के परिणाम को समझ सके। इसे मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अच्छा। अगर समझ नहीं थी तो बचाव मिलेगा। इसी तरह धारा 22 अनसाउंड माइंड यानी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी बचाव देती है अगर वो अपराध के समय अपने काम की प्रकृति समझने में असमर्थ था। ठीक है। नशे और सहमति के बारे में भी कुछ अपवाद हैं? हाँ, धारा 23 और 24 इसको स्पष्ट करती हैं। अगर आपको नशा आपकी मर्जी के खिलाफ यानी इनवॉलंटरीली कराया गया है तो आपको बचाव मिलेगा। लेकिन अगर खुद नशा किया हो तो कोई बचाव नहीं मिलेगा। अगर आपने वॉलंटरीली नशा किया है और फिर अपराध किया तो सजा होगी। और सहमति, कंसेंट? सहमति का भी यही है। खेलकूद जैसे मामलों में दी गई सहमति वैलिड है, ये धारा 25 में है। लेकिन डर, धोखे या 12 साल से कम उम्र के बच्चे से ली गई सहमति इनवैलिड है, जो धारा 28 में है। ओके। इस अध्याय में आखिरी कुछ अपवाद हैं, जैसे किसी को बुरी खबर देना, दबाव में काम करना या कोई बहुत छोटा काम। सही। धारा 29 और 31 सद्भावना से किए गए संचार को बचाती हैं। जैसे एक डॉक्टर का मरीज को उसकी बीमारी की गंभीरता बताना जिसके सदमे से उसकी मौत हो जाए। तो डॉक्टर दोषी नहीं है? नहीं। धारा 32 डिरेस या दबाव से बचाती है। अगर आपसे मौत की धमकी देकर कोई अपराध कराया जाए, लेकिन इसका बचाव हत्या और देश के खिलाफ अपराधों में नहीं मिलता। Right. और आखिर में धारा 33 ट्राइफलिंग एक्ट्स, जो कहती है कि कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। De minimis non curat lex। बिल्कुल। तो ये थे अपवाद। लेकिन एक अधिकार है जो कानून हर नागरिक को देता है, अपनी रक्षा करने का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जी। ये क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। धारा 34 और 35 के मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी या किसी और व्यक्ति के शरीर यानी बॉडी और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है। मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, लेकिन जब स्टेट मौजूद ना हो तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। एकदम सही। लेकिन इस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो कानून ने इस पर क्या सीमाएं लगाई हैं? बिल्कुल। धारा 36 से 39 इसकी सीमाएं बताती हैं। पहली, ये अधिकार किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं है जो अपना काम कर रहा है। ओके। दूसरी, अगर आपके पास पुलिस की मदद लेने का आसानी से समय और मौका है, तब आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी, सबसे जरूरी, आप उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना जरूरी हो। आवश्यकता से अधिक बल यानी एक्सेसिव फोर्स इस अधिकार को अपराध बना देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी की जान भी ली जा सकती है? कानून इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। धारा 40 शरीर की रक्षा में ऐसी 7 स्थितियां बताती है। 7? हाँ, अगर हमला ऐसा हो जिससे आपको अपनी मृत्यु का, गंभीर चोट का, रेप का, अप्राकृतिक यौन संबंध का, किडनैपिंग का या एसिड अटैक का डर हो, तो आप हमलावर की जान ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और
संपत्ति की रक्षा के मामले में? संपत्ति की रक्षा के लिए धारा 42 में 3 स्थितियां हैं। पहली, लूट यानी रॉबरी। ठीक है। दूसरी, रात में घर में सेंध मारना या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। और तीसरी, आगजनी या आर्सन, जब किसी घन या ऐसी जगह आग लगाई जाए जहां संपत्ति रखी हो। तो इन 3 मामलों में अपनी संपत्ति बचाते हुए भी मृत्यु कारित करना न्यायोचित है? बिल्कुल। चलिए, अब हम अपने आज के विश्लेषण के आखिरी अध्याय पर आते हैं। अध्याय 4, दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट। ये धारा 45 से 50 तक है। बीएनएस ने यहाँ एक बड़ा सुधार किया है। आईपीसी में अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट अलग अलग थे। हाँ, अलग अलग अध्याय में। सही। बीएनएस ने इन तीनों को एक ही अध्याय में कंसोलिडेट कर दिया है। अबेटमेंट का मतलब है किसी को अपराध के लिए उकसाना। ओके, इसके तरीके क्या हैं? इसके 3 तरीके हैं। उकसाना यानी इंस्टिगेशन, षड्यंत्र रचना यानी कंस्पिरेसी, या फिर जानबूझकर मदद करना यानी इंटेंशनल एड। तो इसमें उकसाने वाले यानी अबेटर की जिम्मेदारी कैसे तय होती है? देखिए, धारा 54 कहती है कि अगर उकसाने के बाद वो अपराध हो जाता है तो उकसाने वाले को भी वही सजा मिलेगी जो मूल अपराधी को मिलती है। अच्छा, सीधा सा नियम है, जैसा काम वैसी सजा। बिल्कुल। और धारा 47-48 ये भी स्पष्ट करती है कि अगर कोई भारत में बैठकर विदेश में किसी को अपराध के लिए उकसाता है तो भी उस पर बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। ये तो था हमारा धारा 1 से 50 तक का सफर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आईपीसी से बीएनएस में मुख्य बदलाव क्या हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाइल्ड की परिभाषा यानी सेक्शन 2 और कम्युनिटी सर्विस सेक्शन 4 में बीएनएस में नए और महत्वपूर्ण जोड़ हैं। राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो आईपीसी के सेक्शन 76 और 79 में था, अब बीएनएस के सेक्शन 14 और 17 में आ गया है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे का अपवाद आईपीसी 82 से बीएनएस 20 में आ गया है। और प्राइवेट डिफेंस? प्राइवेट डिफेंस का पूरा अध्याय आईपीसी 96 से 106 तक था, जो अब बीएनएस 34 से 44 में शिफ्ट हो गया है। और अबेटमेंट आईपीसी 107 से बीएनएस 45 बन गया है। ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर 3 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न, बीएनएस में चाइल्ड यानी बच्चे की आयु सीमा क्या है? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 21 वर्ष? सोचिए। सही जवाब है सी 18 वर्ष। दूसरा प्रश्न, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को किस धारा के तहत एक दंड के रूप में जोड़ा गया है? ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 6 या डी धारा 10? ये नया प्रावधान है। इसका सही जवाब है बी धारा 4। बिल्कुल ठीक। और तीसरा प्रश्न, आईपीसी की धारा 82 जो 7 वर्ष से कम के बच्चे को पूर्ण सुरक्षा देती थी, उसका प्रावधान अब बीएनएस की किस धारा में है? ए धारा 20, बी धारा 22, सी धारा 24 या डी धारा 28? ये भी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ए धारा 20। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। आज हमने बीएनएस की नींव, उसकी परिभाषाएं, दंड के प्रकार, साधारण अपवाद और दुष्प्रेरण को विस्तार से समझा। बिल्कुल। अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम इसे आगे बढ़ेंगे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 61 में है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध सेक्शन 63 से आगे जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखें, रिवाइज करते रहें और अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। जय हिंद।